हाय दोस्तों, हाय बच्चे, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार होता क्या है, तो पहले हम इसके बारे में सीखेंगे। ये हिंदी व्याकरण का मूल होता है। इस मूल के बारे में हम सब सीखेंगे कि आखिर मूल है तो यह मूल कैसे है, यानी हिंदी का सबसे परफेक्ट जानने का सबसे बढ़िया नियम वर्ण विचार है। अगर इसको हम जान जाते हैं तो हम आने वाले समय में कभी भी सक्सेस रहते हैं। आइए देखते हैं कैसे वर्ण विचार, देखते हैं होता क्या है। तो ये मुख्य रूप से व्याकरण क्या है, तो व्याकरण का जो अंग है उस अंग को देखेंगे। इसके पहला अंग होता है वर्ण, दूसरा होता है शब्द और तीसरा होता है वाक्य। तो आइए देखें, पहले व्याकरण का पहला अंग देखते हैं वर्ण। तो वर्ण होता क्या, ये देखते हैं। लिखते हैं वर्ण में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे परिभाषा देते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कि वर्ण की परिभाषा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अगर हमें वर्णमाला को परिभाषित करना है तो लिखेंगे कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। कह रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये वर्ण होते कितने हैं। तो अगर हमें ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। 52 कैसे होता है देखेंगे हम। पहले वर्ण के भेद देखते हैं, उसके बाद इस पे चलते हैं। वर्ण के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। आइए देखते हैं स्वर। बताया जा रहा है कि वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर कितने होते हैं हिंदी में? कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। तो आज हम इन 11 स्वरों पे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि 11 स्वर होते हैं तो कैसे होते हैं। आइए यहां देखिए, अब देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के भेद ये होता है मुख्य रूप से 3। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, तीसरा होता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की संख्या होती है 4, दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। अब ये दोनों मिलकर हमारा हो जाता है 11। तो ये प्लुत स्वर क्या है?
इसके बारे में सोचेंगे कि अगर हर्ष स्वर की संख्या 4 हो गई, दीर्घ की संख्या 7 हो गई, दोनों मिलकर 11 स्वर हो जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, तो 11 तो हमारा यही कंप्लीट हो जाता है। अब बच जाता है प्लुत स्वर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे आसान तरीके में। देखिए इसकी परिभाषा समझिए। पहले लिखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं हर्ष स्वर। इनकी संख्या होती है 4। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इसमें देखते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगुना समय लगता है उन्हें हम कहते हैं दीर्घ स्वर। इनकी संख्या होती है 7। पहले इसको देखते हैं कौन कौन होता है। अ, छोटी, छोटा ऊ और रे, ये होता है 7। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। ये देखिए 7 ए होता है, यानी 7 ए और 4 ए दोनों मिलकर के 11 यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। अब ये देखिएगा प्लुत स्वर, इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत का होता है, लेकिन स्वर के भेद में इसका वर्णन होता है। देखिए इसमें क्या होता है, लिखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से 3 गुना समय लगता है इन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। जैसे लिखते हैं ओम, राम, नाम आदि। अब आप देख सकते हैं कि अगर इसका हम उच्चारण भी करते हैं तो इसमें 3 गुना समय लगता है। जैसे यहाँ देखिए अ, आ, ओम, यानी देखा जाए तो सबसे अधिक समय लगता है प्लुत स्वर में, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर और पहले पे आता है हर्ष स्वर। तो ये होता है हमारा स्वर। आइए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आप देखे होंगे कि बाल पोथी में लिखा होता है अंग और अह। तो अंग और अह इसे हम कहते हैं आयोगवाह। आयोगवाह का मतलब होता है कि वे वर्ण जो न तो स्वर हो और ना ही व्यंजन हो उन्हें आयोगवाह कहा जाता है। तो अंग क्या है, अंग को एक और नाम दिया गया, इसे दिया गया अनुस्वार। अनुस्वार दिया गया, और एक दूसरा वाला जो है इसे दिया गया विसर्ग। अनुस्वार का मतलब क्या होता है? अनुस्वार का मतलब होता है कि जहां पर जो वर्ण नाक और मुख से उच्चारित किया जाए उसे कहते हैं अनुस्वार। जैसे अंगद, मंच, संत, पंत आदि। आगे आते हैं विसर्ग में, तो लिखते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण ध्वनि ह प्रसारित होती हो या ह निकलता हो उन्हें कहते हैं विसर्ग। जैसे रामः, प्रातः, अतः, फिर लिख सकते हैं दुख आदि। आप देख रहे हैं कि इसमें अनुस्वार में बताया मैंने आपको कि इसकी ध्वनियां नाक और मुख दोनों से निकलती हैं, और इसका उच्चारण स्थान जो होता है ह होता है, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं वर्ण का दूसरा भेद देखते हैं जिसे हम कहते हैं व्यंजन। आइए देखते हैं व्यंजन में व्यंजन क्या होता देखते हैं। व्यंजन की परिभाषा होती है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो अन्य वर्ण कौन सा, यानी स्वर।
तो इसके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया क। अगर क व्यंजन है तो ये पूर्ण व्यंजन कब बना है? ये स्वर की सहायता से बना है। देख सकते हैं, जैसे क में से हलंत लगा के निकालते हैं तो ये अ बच जाता है और क का रूप ऐसा हो जाता है, तो ये अपूर्ण व्यंजन होता है। और जैसे इसके साथ स्वर की सहायता लेकर के जोड़ दिया जाता है तो ये इस तरह का हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यंजन जो होता है स्वर पर आश्रित होता है। आइए देखते हैं व्यंजन के भेद। तो जितना भेद स्वर का होगा उतना ही भेद व्यंजन का भी होता है। देखिए कैसे, इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। आइए देखते हैं, मिलाते हैं इसको कि ये कितना होता है। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25 और 2 जुड़ जाता है इसमें उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन भी इसमें क्या करता है? जुड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं ड और ढ। तो ये हो जाता है 25 + 2 = 27 होता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं, ये होता है क से लेकर म तक। ये होता है क से लेकर म तक। इसकी संख्या होती है 27। अब आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। ये होता है य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। देख लेते हैं, स, स और ह। इसको थोड़ा परिभाषित करके देख सकते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। लिखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे ये होता है क से लेके म तक और साथ में उक्षिप्त व्यंजन जोड़ देते हैं ड और ढ, तो ये 27 हो जाता है। यहाँ आते हैं अंतस्थ व्यंजन में। तो लिखते हैं कि जिन व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा कंपन करे, इसमें इसके उच्चारण में जीभ जो होती है ऊपर नीचे होती है। इसकी संख्या होती है 4। जैसे य, र, ल और व। यहाँ आते हैं ऊष्म व्यंजन में। तो लिखते हैं कि ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में हवा फेफड़े से गर्म होकर मुख द्वारा बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसे इसकी संख्या होती है 4। जैसे स और ह। अब आते हैं, ये देखिए, ये हो गया हमारा 27 ये हो जाता है। अब स्वर पढ़े थे 11 हम लोग। अब यहाँ देखिएगा 27 और 8 यहाँ जोड़ देंगे। पहले 27 + 8, आप देख सकते हैं कितना हो गया टोटल। अभी और बचा हुआ उसको भी जोड़ेंगे हम, यानी कुल मिलाकर के हमारा कितना होना है? 52 होना है। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम कर देता हूँ टारगेट। देखिए कैसे, जैसे स्वर आपका हो गया 11, स्पर्श हो गया 25, उक्षिप्त हो गया 2 और आपका अंतस्थ हो गया 4, ऊष्म हो गया आपका 4। बाकी अभी और मिलेगा, आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं जब हम, तो अब आते हैं हम अगले पड़ाव पे चलते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब वर्णमाला में आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें छ, त्र, स्र और ज्ञ भी होता है। उसे हम क्या कहते हैं? जैसे छ हो गया, त्र हो गया और स्र हो गया और ज्ञ हो गया। ये 4 वर्ण होते क्या हैं? तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब देखिए कि संयुक्त व्यंजन है तो इनको बनाया किससे गया है?
तो जैसे हम देख सकते हैं ये छ है, इसे बनाया गया है क पे हलंत लगा के स से बनाया गया है, और इसको किससे बनाया गया है? इसको बनाया गया है तो पे हलंत लगा के र से। इसे किसको बनाया गया है? स पे हलंत लगा के र से, और इसको बनाया गया है ज पे हलंत लगा के इया से। आप देख सकते हैं कि इनका निर्माण किससे हुआ है। अगर आपको इसको और तोड़ना है तो इसका एक रूप और होता है जिसे हम कह सकते हैं क पे हलंत लगा के स और स पे हलंत लगा के अ। ये इसका हो गया। इसका निकाल लेते हैं। तो पे हलंत लगा के र और र पे हलंत लगा के अ। इसका निकालते हैं तो स पे हलंत लगा के र और र पे हलंत लगा के अ। इसका निकालते हैं तो ज पे हलंत लगा के इया, इया पे हलंत लगा के अ। तो ये संयुक्त व्यंजन की कुछ रूपरेखा थी जिसको हम बनाया गया। देखिए कैसे, क और स, त और र, स और र, ज और इया, यानी इसमें जो पहला वर्ण दिखाया गया है आपको, ये अधूरा होता है, अपूर्ण व्यंजन होता है, और इसमें से जब स्वर निकला, स्वर नहीं होता, इससे बनाया गया है। ठीक, तो ये था आपका संयुक्त व्यंजन की रूपरेखा जिससे संयुक्त व्यंजन का निर्माण किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और देखते हैं। अभी हमने जोड़ा आपको संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? ये होते हैं 4। कितना हो गया? 12, 2 14, 14 5 19, एक 20, 20 को 0 हाथ में लगा आपका 2। फिर यहां देख लीजिएगा 2 और 1 3, ये आपका हो गया 2 1 3 और 2 5, 50 हो गया। और साथ में जोड़ देते हैं आगत व्यंजन। क्या जोड़ते हैं? आगत व्यंजन जोड़ देते हैं। इसमें कितना जोड़ेंगे? 2, जिसको हम कहते हैं ज और फ। ये हो जाता है आपका टोटल 52। ये होता है आपका 52 वर्ण होता है, और इन 52 वर्णों की सहायता से ही वर्णमाला बनाया गया। यानी कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। आइए अब इसमें देखते हैं स्पर्श व्यंजन के वर्ग देखते हैं। स्पर्श व्यंजन बहुत ज्यादा होता है, उसकी संख्या कितनी है? 25 होती है। तो 25 को याद करने का आसान तरीका होता है कि आप उसे कहेंगे कम। कम का मतलब क से लेके म तक। यहां देखिएगा स्पर्श व्यंजन के वर्ग, स्पर्श व्यंजन के